हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द क्लब क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जीवों का विकास कैसे हुआ, लमार्कवाद और डार्विनवाद क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे जो विकास कैसे एक जीव से नई नई प्रजातियां विकसित हुई और जितने सारे इस संसार में जीवों की उत्पत्ति हुई। तो अब है जीवों के विकास से संबंधित कुछ नियम बहुत सारे वैज्ञानिक खोज किए और क्या क्या बताएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपार्जित गुण या उपार्जित लक्षण के बारे में। तो इस संसार में बहुत सारे वैसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अनुवांशिकता और अनुवांशिकी के बारे में बहुत सारे खोज किए हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक को प्रमाण के अभाव में न तो मान्यता नहीं मिल पाया। सुनो ना, मान्यता नहीं मिल पाया, जिसके कारण वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली नहीं हो पाए, हम लोग को जान नहीं पाया। लेकिन कुछ उनमें वैज्ञानिक हुआ जिनको मान्यता वैज्ञानिकों के द्वारा मिल पाया, प्रयोग और प्रमाण के तथ्य के आधार पर उनको वैज्ञानिक मान्यता मिल पाया। जिनमें एक है लमार्क, एक है कौन? लमार्क। एक वैज्ञानिक है लमार्क और एक वैज्ञानिक है डार्विन। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है और उनका है लमार्क। इन दो वैज्ञानिक ऐसे हुए जिनके प्रयोग और प्रमाण को वैज्ञानिक मान्यताएं मिल पाया। वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हुआ? मिल पाया। लमार्क और डार्विन के सिद्धांतों को, बातों को, बताए हुए तथ्यों को वैज्ञानिकों ने मान्यता दिया और मान्यता दे करके इन्हीं को मिल पाया। इससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने खोज किया, लेकिन प्रमाण के अभाव में वैज्ञानिक मान्यताएं उनको नहीं मिल पाया। जैसे उपार्जित लक्षण के बारे में यही दो वैज्ञानिक, एक लमार्क हुए और एक डार्विन हुए, इनकी बातों को समझाया। इन्होंने उपार्जित लक्षणों को समझाया, कुछ हद तक सही व्याख्या कर पाया और यही कारण है कि इनकी जीवों के विकास प्राकृतिक चुनाव को मान्यताएं मिली। तो अब हम जानेंगे कि लमार्क और डार्विन ने क्या खोज किया, कैसे बताया। तो सबसे पहले हम चलते हैं उपार्जित लक्षण की ओर। कहाँ चलते हैं? उपार्जित लक्षण की ओर। उपार्जित लक्षण होता क्या है? तो इससे पहले हम बताएं, आनुवंशिक विभिन्नता दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? जन्निक विभिन्नता और एक होता है कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता में क्या बताए थे? कायिक विभिन्नता में बताए थे कि यह बाद में होता है, जन्म से नहीं होता है। बाद में यह जो विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है, यह बाद में विभिन्नता उत्पन्न हो जाता है। तो उपार्जित लक्षण के बारे में वैज्ञानिकों का अलग अलग राय था। एक हम बताए लमार्क और एक बताए डार्विन। सबसे पहला है लमार्कवाद। लमार्क थे कौन? इन्होंने उपार्जित लक्षण के बारे में क्या बताया? लमार्क ने उपार्जित लक्षण के बारे में क्या कहा? तो यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1744 से 1899 तक, 1829 तक, 1744 से 1800 कब तक? 29 तक खोज किया, प्रयोग किया। और इन प्रयोगों के आधार पर 1909 में जो विकास के बारे में, कब? 1909 में। किसके बारे में? 1809 में जैव विकास के बारे में एक पुस्तक इन्होंने लिखा। उस पुस्तक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिकल। क्या नाम है? फिलोसफी जूलॉजिकल। देखो, लमार्क ने जीवों के विकास के बारे में अपनी पुस्तक 1819 ईस्वी में इनका एक पुस्तक प्रकाशित हुआ, जिसमें जो विकास के बारे में व्याख्या की है, उस पुस्तक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिकल। और इसी पुस्तक में उन्होंने जीवों के विकास के सिद्धांत और उन सभी बातों का, उन सभी तथ्यों का
वर्णन किया था, और इसीलिए इनके इस नियम को लमार्कवाद के नाम से भी जानते हैं। जो जो बातें उसमें पुस्तक में बताएं, उन बातों को हम क्या कहते हैं? लमार्कवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लमार्कवाद कहते हैं। अब लमार्कवाद है क्या? क्या बताया लमार्कवाद? लमार्क ने क्या जीवों के विकास के बारे में क्या बताया? तो सबसे पहले लमार्क ने जीवों के बारे में यही बताया कि जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव अभी हैं, लेकिन वर्तमान में तो पृथ्वी पर इतने सारे जीव नहीं थे। तो जीवों के विकास के बारे में लमार्क ने बताया सबसे पहले कि परिवर्तित वातावरण के कारण ही जीवों का एक नई प्रजाति का विकास होता है। परिवर्तित वातावरण के कारण ही क्या होता है? नई प्रजाति का विकास होता है। जैसे पहले का वातावरण अलग था, परिस्थितियां बदलती गई, धीरे धीरे वातावरण भी बदलते गया, और वातावरण बदलते गया, बदलते बदलते आज की वातावरण अलग है, पहले की वातावरण अलग था। तो जैसे जैसे वातावरण बदलते गया, वैसे वैसे जीव भी अपने आप को क्या करते गए? बदलते गए। अपने आप को जीव भी क्या किए हैं? बदलते गए। और वैसे जीव जिनका अंग जैसे जीव का भी अंग होता है, कुछ अंग ज्यादा उपयोग होता है, कुछ अंग का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है। किसी जीव का बहुत सारे अंग हैं जिनका कुछ अंग का उपयोग होता है और कुछ अंग का उपयोग नहीं होता है। तो लमार्क ने ही बताया कि जिन जीवों का उपयोग, जिन जीवों के जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होगा, वे अंग उस वातावरण के अनुसार ढलते चले जाएंगे, और जिसका उपयोग नहीं होगा वह वहीं से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे माना जाता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, माना जाता है मनुष्य भी क्या है? चिंपैंजी की एक बदला हुआ रूप है। तो चिंपैंजी का पूंछ होता है, लेकिन मानव कहाँ है? नहीं है। मानव को पूंछ नहीं ना है। इसका कारण क्या है? कि पूंछ का मानव का कोई कार्य नहीं था, पूंछ का कोई उपयोग मानव के लिए नहीं था। तो पूंछ का धीरे धीरे झड़ते गया, झड़ते आज पूरा समाप्त हो गया। पहले बड़ा हुआ, फिर छोटा होते आज क्या हुआ? मानव का पूंछ क्या हो गया? पूरा समाप्त हो गया। आदि मानव को देखा होगा, बड़ा बड़ा बाल हुआ करता था शरीर पर, शरीर के सभी भागों में, और आज हम लोग के बाल शरीर के भागों में क्या है? छोटा छोटा बाल हो गया। आने वाले समय में भी झड़ जाएगा, क्योंकि बाल का कोई उपयोग नहीं होता है। तो लमार्क ने ही बताया कि परिस्थिति परिवर्तन के कारण जीवों के अंगों का विकास होता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती जाती है, वैसे वैसे अंग भी क्या होते हैं? अपने आप को उस अनुसार ढालते चले जाते हैं। और जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होगा वे अंग विकसित होंगे, और जिनका उपयोग नहीं होगा वे अंग क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जिन अंगों का विकास होगा, जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होगा, उपयोग होगा, वह क्या करेगा? विकसित होगा। वह अंग क्या होगा? विकसित होगा। और जिन अंगों का उपयोग नहीं होगा, मतलब ऐसे ही झूठों के बिना काम का अंग है, तो वह धीरे धीरे अंग क्या होगा? समाप्त होता चला जाएगा। मतलब एक ही बार में नहीं, कई पीढ़ियों के बाद, 2, 4, 5, 10 पीढ़ियों के बाद वह अंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कौन बताया? लमार्क ने बताया। लमार्क ने बताया। और लमार्क ने भी बताया कि वातावरण के सीधे प्रभाव में अंगों के उपयोग कम या अधिक उपयोग के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम जैव विकास कहते हैं। लमार्क ने जो जैव विकास के बारे में क्या बताया? लमार्क के अनुसार, देखो लमार्क के अनुसार क्या? जैव विकास। लमार्क के अनुसार जैव विकास की परिभाषा यही बताया गया कि वातावरण परिवर्तन के कारण जीवों के अंगों में कम या अधिक उपयोग के कारण जो परिवर्तन होता है, उसी को हम जैव विकास कहते हैं। क्या होगा? देखो, वातावरण परिवर्तन के कारण, वातावरण परिवर्तन के कारण जीवों के अंगों के अधिक या कम उपयोग के कारण जीवों में जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? जैव विकास कहेंगे। उसको हम जैव
विकास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। क्या बताया था? कौन बताया? लामार्क ने बताया। क्या बताया? कि वातावरण परिवर्तन के कारण जीवों के अंगों के अधिक या कम उपयोग से, ऐसे ही नहीं जो अंग ज्यादा उपयोगी होगा वो रह जाएगा, जो कम उपयोगी होगा वो क्या हो जाएगा? तो समाप्त हो गया। तो परिवर्तन हुआ ना? नहीं परिवर्तन होगा? होगा। अतः अधिक या कम उपयोग से के कारण जीवों में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? जैव विकास। किसके अनुसार? लामार्क के अनुसार। इसमें और इसी को उपार्जित लक्षण भी कहा। जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? जो मतलब जो गुण प्राप्त होगा उसको उपार्जित लक्षण कहा जाता है। किसने कहा? लामार्क ने। उसको क्या कहा? उपार्जित लक्षण। जो परिवर्तन होगा उसको जैव विकास भी कहेंगे, और इसी विकास को उन्होंने जो मतलब प्राप्त होगा उसको उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। क्या कहेंगे? उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? लेकिन उपार्जित लक्षण किसको कहेंगे? जो परिवर्तन के कारण होगा। और ये भी बताया लामार्क ने कि यह अनुवांशिक होता है। क्या होगा? अनुवांशिक होगा। कौन बताया था? उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? उपार्जित लक्षण किसके अनुसार? अनुवांशिक होते हैं। किसके अनुसार होता है? लामार्क के अनुसार। लामार्क ने बताया कि उपार्जित लक्षण अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक लक्षण क्या? उपार्जित लक्षण क्या होता है? अनुवांशिक होता है। कौन बताया था? लामार्क ने। लेकिन इसके बाद भी कई वैज्ञानिक हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिसने इनके बातों को खंडित किया। खंडित मतलब क्या? गलत बताया। नहीं, आप जो कह रहे हो सही नहीं है, आपका बात क्या है? गलत है। क्यों? उन्होंने कई वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि ये तो सही है कि वातावरण परिवर्तन के कारण जीवों के शरीर में जो परिवर्तन होगा उसको हम उपार्जित लक्षण कहेंगे। जीवों के शरीर में अंगों के कम या बेसी काम करने से जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? उपार्जित लक्षण कहेंगे। सही है। लेकिन उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होता है, बाद के वैज्ञानिक बताएं। अब खाली बताने से नहीं होगा, उसको प्रयोग करके भी दिखाना होगा, तभी ना सही है बात। तो लामार्क को कई वैज्ञानिक ने ही बताया कि आप जो कह रहे हो सब सही नहीं है, गलत है। उपार्जित लक्षण जो है वंशागत नहीं होते हैं, अनुवांशिक वंशागत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखो बताते हैं। तो इसके बाद कई वैज्ञानिक और हुए। लामार्क के बाद एक वैज्ञानिक हुए वाइसमान, जिनका नाम था वाइसमान। क्या नाम है? वाइसमान। वाइसमान देखो, वाइसमान ने बताया और वैज्ञानिक ने बताया कि उपार्जित लक्षण जो होगा वंशागत नहीं होगा। क्या? उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो उसने प्रयोग किया, वाइसमान ने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया? तो उसने चूहा को चुना। किसको चुना? चूहा को। चूहा देखी है? चूहा कौन कौन देखा इसमें? चूहा देखा है? छोटका चूहा देखा है? चूहा क्या करता है? घर में रहता है और उसका पूंछ भी होता है। चूहा का पूंछ होता है ना। अब वाइसमान ने ही किया कि एक चूहा को लिया और चूहा को पूंछ काट दिया। चूहा को क्या किया? पूंछ को काट दिया और पूंछ को काट करके उसको जनन कराते गया। उसको जनन क्या हुआ? जनन कराया। तो उससे जो उत्पन्न संतान हुआ उसका भी फिर से पूंछ हो गया। उसका भी फिर से क्या हुआ? पूंछ हो गया। उपार्जित लक्षण रहता तो पूंछ नहीं होना चाहिए था। उपार्जित लक्षण है, लेकिन वंशागत यदि होता, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता, अनुवांशिक होता, तो उसमें पूंछ नहीं होना चाहिए था। कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो उस पर एक चूहा था, उसका पूंछ काटने के बाद उससे जो उत्पन्न संतान हुआ उसमें भी पूंछ हो गया। और उसने यह जो प्रक्रिया 21 पीढ़ी तक किया। क्या पीढ़ी तक किया? एक दो बार नहीं किया, 21 पीढ़ी तक हर बार पूंछ को काट दिया। लेकिन हर बार जो उत्पन्न चूहा था उसमें क्या था? पूंछ हो जा रहा था। इसके बाद में कहा लामार्क को कि आपका जो सब बात है क्या है? सही नहीं है। सब बात सही नहीं है। ये बात सही है कि वातावरण परिवर्तन के कारण उपार्जित लक्षण होगा, लेकिन उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि उपार्जित लक्षण वंशागत होता तो एक बार जब पूंछ चूहा का काट दिया तो उसका उत्पन्न संतान को भी पूंछ नहीं होना चाहिए था, बंडा चूहा होना चाहिए था ना। लेकिन वैसा होता नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं।
जैसे लोहार को देखा होगा, लोहार को देखी है, लोहार काम करते हैं, लोहा कैसे हथौड़ा से पीटने वाला काम करते हैं, खूब मेहनत का कार्य करते हैं। तो लोहार जब मेहनत का कार्य करते हैं तो उनका हाथ भी क्या होता है, कठोर हो जाता है। ऐसे लिखा है, लोहा से पीटते पीटते उनका हाथ कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो जब उनका हाथ कठोर हो जाएगा तो उनका उत्पन्न जो संतान होता है वो हाथ कठोर रहता है, नहीं ना। अरे हाथ कोड़ते कोड़ते या फिर पीटते पीटते लोहा को हाथ कठोर हो गया तो उसका जो उत्पन्न संतान होता है उसका हाथ कठोर नहीं होता है। तो उपार्जित लक्षण हुआ बाद में, जैसे ज्यादा परिवर्तन हाथ का उपयोग हुआ तो हाथ कठोर हो गया। उपार्जित लक्षण तो है, सही है, लेकिन वंशागत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता अनुवांशिक नहीं है। यह उत्पन्न संतान का हाथ कठोर नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग करके लमार्क को बताएं कि उपार्जित लक्षण जो होता है वंशागत नहीं होता है। अरे सुन में, उपार्जित लक्षण क्या होगा, वंशागत नहीं होगा। लमार्कवाद क्या है, कोई बताएगा? लमार्कवाद क्या है? लमार्कवाद अभी हम बताएं। लमार्क ने क्या बताया? लमार्क ने बताया कि किसी भी जीवों का अंग या जीवों का शरीर वातावरण परिवर्तन के कारण अंगों के कम या अधिक कार्य करने से उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है, हो जाएगा ना। और उसी परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, उपार्जित लक्षण कहेंगे। उसी परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, उपार्जित लक्षण कहा जाएगा। और ऐसे उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। कौन कहा था? लमार्क ने। ऐसे लक्षण, उपार्जित लक्षण क्या होता है, वंशागत होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, लमार्कवाद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, लमार्कवाद कहेंगे। इतना समझ में आ गया लमार्कवाद था क्या? इतना समझ में आ गया? इसको रोकना। अब इसके बाद है अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा बताई गई बातें। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या इसको डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, डार्विनवाद। इनके द्वारा बताई गई सभी बातों को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने क्या बताया, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने क्या बताया? इन्होंने खोज किया 1809 से 1882 में, 1809 से लेकर 1882 तक खोज किया। और एक पुस्तक इन्होंने लिखे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या इनका पुस्तक है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसी पुस्तक में इन्होंने जैव विकास की व्याख्या किया। इसी पुस्तक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही डार्विन ने जैव विकास की तथ्यों को व्याख्या किया। अनुवांशिक गुण क्या होता है, कैसे अनुवांशिक गुण होते हैं, ये सभी बातों को इन्होंने बताया। और इनके सभी बातों को डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। अब डार्विनवाद है क्या, इन्होंने क्या बताया? तो ये एक बार समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र की यात्रा जहाज से, पानी जहाज पहले होता था ना, जहाज से समुद्र की यात्रा कर रहे थे। और उसी समुद्र की यात्रा के दौरान इन्होंने डार्विनवाद यानी कि जैव विकास की व्याख्या किया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यही बताया कि सभी जीवों का, किस पुस्तक में बताया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। डार्विनवाद क्या है, सुनो देखो, डार्विन ने ही बताया कि सभी जीवों का क्षमता है। हम इससे पहले जन्म की चैप्टर में बताया भी थे आप लोगों को। होता क्या है, सभी जीवों का यह क्षमता होता है कि जनन के द्वारा अधिक से अधिक बच्चों को जन्म पैदा कर सकता है ना। सभी जीव का गुण है, मनुष्य का भी गुण है। एक व्यक्ति का सुना होगा, रावण के वो नाती पोता था, 1.25 लाख नाती पोता था, है ना जी। या कोई भी जीव है, जैसे केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी, एक पक्षी भी है, पशु भी है, कीड़े मकोड़े, सब का यह गुण है कि वह अधिक से अधिक संख्या में क्या कर सकता है, जीवों को उत्पत्ति कर सकता है, बच्चे को जन्म दे सकता है। सभी जीवों का क्या गुण होता है कि अधिक से अधिक संख्या में क्या कर सकता है, हाँ, बच्चे को जन्म दे सकता है, देता है ना, बच्चे को उत्पन्न कर सकता है। देखो, सभी गुणों का लक्षण होता है, सभी जीवों का लक्षण है क्या कि वह जनन क्रिया के द्वारा
अधिक से अधिक संख्या में जीवों की उत्पत्ति कर सकता है। लेकिन होता क्या है, देखो जब जनसंख्या बढ़ेगा, जैसे आज देखो मानव की जनसंख्या बढ़ रहा पूरा फास्ट तेज रफ्तार से है, तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ने के कारण आपस में प्रतिस्पर्धा होगा। हम पहले भी बता चुके हैं, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आपस में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, और सब कोई जीव सोचेगा कि हम जीवित रहें, कोई सोचेगा कि हम नष्ट हो जाए, मर जाएं, ऐसा कोई सोचता है नहीं। सब सोचता है कि हम क्या रहें, जीवित रहें, सुख सुविधाओं के साथ जीवित रहें। तो उसके लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होगा, आपस में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। उसको सोचेगा कि मार के हम जिंदा रहे, उसको सोचेगा कि मार के हम जिंदा रहे। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली जीव होगा, जो क्या होगा, शक्तिशाली जीव होगा, वो जीवित रह पाएगा, और जो शक्तिशाली जीव नहीं होगा वो क्या होगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। सुनो, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। वैसे जीव जो शक्तिशाली होगा उस वातावरण में, वह प्राकृतिक के द्वारा चुनाव कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा, और जो शक्तिशाली नहीं होगा वहीं पे क्या होगा, प्राकृतिक के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अब इस प्रकार वो भी क्या हुआ, विकसित हुआ। अब फिर वो भी जन्म करेगा उस वातावरण में, वो भी क्या करेगा, जो शक्तिशाली जीव था वो प्राकृतिक के द्वारा चुन लिया गया, अब वो भी जनन करेगा, तो उसको भी उत्पन्न संतान होगा। अब ऐसे ही उनमें क्या होगा, एक निरंतर विकास होता चला जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें विकास होता चला जाएगा। और इसी को उसने जो विकास बताया। फिर से एक बार सुन लो, डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने ही बताया कि सभी जीवों का क्षमता है कि अधिक से अधिक बच्चे को जन्म दे सके, और अधिक संख्या बढ़ने के कारण उन जीवों में आपस में प्रतिस्पर्धा होगा, द्वंद्व होगा, जिसके कारण वैसे जीव जैसे भोजन के लिए होगा, रहने के लिए होगा, वास स्थान के लिए होगा ना। आज भी आदमी में देखा होगा, 2 3 गो भाई है तो हमेशा लड़ता ही रहता है। किस लिए लड़ता है, आपस में सुख सुविधा के लिए लड़ता है, नहीं लड़ता है। आपस में नहीं देखा गांव घर में एक एक आदमी रहता तो लड़के जरूरी था, नहीं ना। क्या होगा, जनसंख्या बढ़ गया तेजी के कारण, इसलिए आपस में लड़ता है। तो एक और मानव में नहीं है, जानवर में भी देखा होगा, एक रोटी भी हो तो 5 कुत्ता के लड़े लगेगा, ऐसे नहीं देखी है। इसका कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो जब आपस में प्रतिस्पर्धा होगा तो जो शक्तिशाली जीव होगा उस प्राकृतिक के द्वारा चयन कर लिए जाएंगे, और जो कमजोर जीव होगा वह वहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर वो जनन करेगा तो उनमें फिर कुछ परिवर्तन होगा, और ऐसे निरंतर परिवर्तन को ही जो विकास कहते हैं। किसके अनुसार कहते हैं, डार्विन के अनुसार कहते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के अनुसार कहते हैं। यह था डार्विनवाद, जिन्होंने समुद्री यात्रा के दौरान इन सभी बातों को बताया था। यह था क्या, डार्विनवाद था। इस प्रकार विभिन्नताएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती चली जाती है। उसने बताया जब एक शक्तिशाली जीव हो गया उसका भी उत्पन्न संतान होगा, वो भी शक्तिशाली होगा, और कमजोर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, और शक्तिशाली जो होगा फिर क्या होगा, फिर से जीवित हो जाएगा, जिंदा रहेगा उस वातावरण में। और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी नई नई विभिन्नताएं उत्पन्न होता चला जाएगा। डार्विनवाद समझ में आ गया सबको ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। लमार्कवाद और डार्विनवाद सबको समझ में आ गया। यह था डार्विनवाद और लमार्कवाद। अब इसके आगे है पृथ्वी पर जीवों का उत्पत्ति कैसे हुआ, कब हुआ, सबको बताएंगे अगला बार।